7-2 हो गए, क्लास स्टार्ट करते हैं ना। देखो अपन कर रहे थे अध्याय तृतीय गर्भ शारीर, चैप्टर 3 गर्भ शारीर। सिलेबस में देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया था गर्भ की परिभाषा, शुक्र मार्ता विवरण हो गया था, गर्भाधान हो गया था, ठीक है। पंच महाभूत की और त्रिदोष की उपयोगिता हो गई थी, बीज एंड बीज भाग अवयव हो गया था, लिंग विनिश्चय हो गया, और मासानुमासिक गर्भ विकास क्रम अपन ने कर लिया था, ठीक है। ये अपन ने कर लिया था। अब करेंगे गर्भ उत्पादक भाव या गर्भ उत्पादक सामग्री, ये करेंगे। फिर गर्भ वृद्धि कर भाव, मतलब आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपने नवम मास तक की वृद्धि देख ली थी। आप करेंगे गर्भ उत्पादक सामग्री या गर्भ उत्पादक भाव, किससे मिलकर गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ध्रुवम चतुर्थाणाम सानिध्यम गर्भस्यात् विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्रदय अंकुरो यथा। अब सुनो, यथा यानी जैसे, जैसे ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ऋतु यानी यहां पे देखो जिस प्रकार ऋतु, एक मिनट रुको, कॉल आ था। जिस प्रकार ऋतु यानी अनुकूल ऋतु, जैसे कि बारिश का मौसम है तभी तो एक फसल उगती है। क्षेत्र अच्छी जमीन, बीज अनाज के बीज, क्षेत्र बार बार कॉल आ रहा है, मैं काट रहा हूँ बीच में, फिर भी कॉल कर रहे हैं सामने वाला। ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यम गर्भस्यात् विधि पूर्वकम क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्रदय अंकुर यथा। अब समझो इस चीज को, यथा यानी होता है जैसे, कि जिस प्रकार ऋतु अनुकूल ऋतु, क्षेत्र अच्छी जमीन, अंबु यानी जल, मतलब जिससे पोषण प्राप्त होता है उसको शुरुआती, और बीज यानी अनाज के बीज। देखो ऋतु अनुकूल ऋतु, क्षेत्र अच्छी जमीन, बीज अंबु आ गया बीच में, जल और बीज अनाज के बीज, सामग्र, इन चारों भागों से मिलने से अंकुरों अनाज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यथा यानी उसी प्रकार इन्हीं चारों के से तत्वों के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ध्रुव चतुर्णाम सानिध्य, मतलब इन चारों के मिलने से गर्भ स्यात् विधि पूर्वक, अगर इन चारों का विधि पूर्वक सम्यक योगदान होगा तो क्या होगा, गर्भ की उत्पत्ति होगी। अब ये चार किससे कोरिलेट किया है, ऋतु को किससे किया है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल। अब देखो मेन्स्ट्रुअल साइकिल में किससे संबंध हो आप, मेन्स्ट्रुअल साइकिल का वो टाइम जिसमें ओवुलेशन होता हो, जैसे कि शुरुआत के 4 दिन रज का स्राव होता है, उसके बाद में 5 से 11 के बाद में 5 से 11 दिन तक में अगर उस समय आप इंटरकोर्स करते हो तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ऋतुकाल में, ऋतु में मेन्स्ट्रुअल साइकिल लिखा है ना, इसका मीनिंग है कि ओवुलेशन का टाइम। क्षेत्र, क्षेत्र में यहाँ था अच्छी जमीन। अब गर्भाशय, मान लो किसी का विकृत गर्भाशय है, वहाँ पे मतलब प्रेग्नेंट होने लायक संभावना ही नहीं है, मतलब ऐसे हार्मोन्स ही नहीं है, तो क्षेत्र यानी यूट्रस, मतलब उस स्त्री का गर्भाशय भी ठीक होना चाहिए। अंबु न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छा होना चाहिए, अगर पोषण ही नहीं मिलेगा तो गर्भ होगा ही नहीं, उत्पत्ति नहीं होगी। तो अंबु यानी न्यूट्रिशन, और बीज पुरुष बीज और स्त्री बीज। तो कहने का मतलब है ऋतु बराबर मेन्स्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन टाइम, क्षेत्र यानी यूट्रस, अंबु यानी न्यूट्रिशन, और बीज यानी पुरुष बीज और स्त्री बीज, मतलब पुरुष बीज यानी शुक्राणु स्प्रोटोजोआ, और स्त्री बीज यानी ओवम। तो ये बोल रहा है, देखो साम ध्यान से सुनना, कि ध्रुव चतुर्दाम सानिध्यम गर्भस्यात् विधि पूर्वक क्षेत्र ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्रदय अंकुरो यथा, कि जिस प्रकार ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज के मिलने पर अंकुर की उत्पत्ति होती है, उसी विधि पूर्वक तरीके से अगर इन चारों का योगदान होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो नीचे देखो ये चारों सामग्री मिलकर गर्भ का उत्पादन करती हैं। तो अनुकूल ऋतु बराबर ऋतुओं को अनुकूल ऋतु, यहाँ पे मेन्स्ट्रुअल साइकिल, क्षेत्र यानी अच्छी जमीन, नीचे सामने यूट्रस, अंबु यानी जल माना है, इधर को न्यूट्रिशन, और अनाज के बीज बराबर स्पर्मेटोजोआ एंड प्लस ओवम। तो आप इसकी तुलना कर सकते हो, मतलब किससे तुलना किया आचार्य सुश्रुत ने, एक अंकुर होता है ना बीज का नया, जब फसल पैदा होती है तो उससे तुलना करके एक, क्योंकि अब जीव की भी नई उत्पत्ति हो रही है तो इससे तुलना की है इन चीज़ों की। तो कहने का मतलब कि इन चारों से जब मिलने पर अंकुर होता है, उसी प्रकार इन चारों का सम्यक योगदान हो, किन का, इन चारों का, तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। सानिध्यम गर्भस्यात् विधि पूर्वक, अगर सम्यक तरीके से एक प्रॉपर विधि से इनका योगदान होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इनको बोलते हैं गर्भ उत्पादक सामग्री या गर्भ उत्पादक भाव। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे बढ़ूं।
यस या यस नो? सर। आगे बढ़ता हूँ। अब अगला पॉइंट है गर्भ वृद्धि कर भाव या गर्भ के षड भाव। देखो गर्भ वृद्धि कर भाव या गर्भ के षड भाव किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, कि क्योंकि ये गर्भ वृद्धि कर भाव कितने थे, 6 हैं, इसलिए इसको डाल दिया गर्भ के षड भाव। देखो तत्र गर्भस्य पित्रज मात्रज रसज आत्मज सत्वज सात्यमज जानी शरीर लक्षणानी। सुश्रुत शारीर का श्लोक है ये। तत्र गर्भस्य की वह गर्भ, पित्रज मात्रज रसज मतलब पिता से, माता से, रस से, आत्मा से, सत्व से और सातमज जानी शरीर लक्षणी। गर्भ उत्पन्न होते समय उसमें पित्रज मात्रज रसज आत्मज सत्वज और सात्यमज भाव सम्मिलित होकर गर्भ में विभिन्न लक्षण उत्पन्न करते हैं या गर्भ की को विकास करते हैं, गर्भ की वृद्धि करते हैं। विभिन्न लक्षणों का मतलब है कि विभिन्न पार्टों का योगदान देते हैं। तो मतलब ये 6 भाव हैं, पिता, माता, रस, आत्मा, सत्व और सात्यम। पहला पिता, दूसरा मात्रज, तीसरा रसज, चौथा आत्मज, पांचवा सत्यज और छठा सात्यमज। जानी शरीर लक्षण, ये 6 भाव मिलकर शरीर की वृद्धि करते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि इन 6 भावों से शरीर की वृद्धि होती है, मतलब गर्भ की वृद्धि होती है। अब कैसे हैं देखो, किससे क्या क्या बनेगा बॉडी में। पित्रज भाव, अपन बोलते ना कि आनुवांशिकी। अब ये आनुवांशिकी एक तरीके से समझो इस चीज को, कि पिता से बालक में क्या क्या मिलता है, कि पिता से बालक में क्या क्या जाता है। गर्भस्य केशस्य से समश्रु, गर्भस्य केशस्य समश्रु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेत प्रवर्तनी स्त्राणी पित्रजानी। ये सुश्रुत शारीर के श्लोक हैं। तो शारीरिक स्थान इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया, सुश्रुत के श्लोक चलेंगे। पूरी एनाटोमी में सुश्रुत के श्लोक इंपॉर्टेंट है। गर्भस्य केश समश्रु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेत प्रवर्तनी स्त्राणी पित्रजानी। कि गर्भ के जो जो बालक है, जो पेट में पल रहा है ना माता के, उस गर्भ के केस, केस यानी हेयर बाल, समश्रु दाढ़ी मूछ, ठीक है, लोम, लोम भी छोटे छोटे बाल होते हैं। देखो केस बाल भी होते हैं, लोम भी छोटे छोटे जैसे होते हैं रूहें, जैसे रूहें होती है ना, छोटे छोटे बाल, वो भी लोम, ठीक है। अस्थि बोन, नख यानी नाखून, दंत यानी दांत, सिरा यानी सिराय, सिराय तो आप जानते ही हो, स्नायु लिगामेंट, धमनी तथा रेत यानी क्या होता है, शुक्र। ये प्रवृत्तानी स्त्राणी पित्रजानी, ये स्थिर और कठिन भाव पित्रज होते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी ये चीज़ें बताई है ना, अस्थि, लोम, नख, दंत, सिरा, स्नायु, धमनी, शुक्र, ये सब किससे मिलते हैं, आनुवंशिक के तौर पर अपने पिता से मिलते हैं। तो पिता का जो स्पर्म था ना, शुक्राणु था, उसकी वजह से गर्भ में पैदा होते हैं। ये पिता से उत्पन्न होते हैं। कि अगर मान लो कि पिता के जो मतलब बाल अच्छे हैं तो बालक के भी अच्छे बाल आएंगे। ये मतलब दो आनुवंशिक समझ सकते हो, पितृज भाव। गर्भस्य केश संस्कृतुलो में अस्थि नखदंत शिरा स्नायु धमनी हृदय प्रवतनी स्त्राणी पितृजानी। तो ये मतलब पिताजी से अपन को आनुवंशिक तौर पर मिलते हैं। ये पिता के भाव होते हैं, कि पितृज भाव, कठिन भाव। तभी बोलते हैं ना कि पिताजी होते हैं जो दृढ़ बनाते हैं, कठिन बनाते हैं। ये बोलते हैं कि प्रवर्तानी स्त्राणी पितृजानी, मतलब स्थिर और कठिन भाव किससे मिलते हैं, पिताजी से मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो अपने में अगर मान लो कि डोमिनेंट स्थिर भाव है, अपन कठिन है, सख्त लो मतलब सख्त है किसी चीज़ के खिलाफ, मतलब थोड़ी चीज़ से पिघलते नहीं कुछ भी, तो वो है पितृज भाव। अब देखो मात्रज भाव, देखो दूसरा, मासम शोणितम मेधो मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आत्रगुद प्रवर्तनी मृदुनी मात्रजानी। सुश्रुत शारीर का श्लोक है वही। मासम यानी मांस, शोणित यानी रक्त, मेदो यानी मेद धातु, मज्जा यानी मज्जा धातु, हृदय यानी वही हार्ट, नाभि यानी अम्बिकल कोड, यकृत, यकृत होता है प्लिया, प्लीहा स्प्लिन होता है प्लिया, ठीक है। आत्र, आत्र मतलब जो लार्ज इंस्टाइन है और स्मॉल इंस्टाइन है। गुद यानी एनस, प्रवर्तानी मृदानी मात्रजानी, तथा अन्य जो मृदु भाव शरीर में पाए जाते हैं वे मात्रज कहलाते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब ये सॉफ्ट कोमल है, मतलब इनके आघात लगने पर व्यक्ति जल्दी हार्टित होता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जितने की हार्ट को लगी, ठीक है। रक्त खत्म हो गया, किसी व्यक्ति का मांस खत्म हो गया, मतलब एक तरीके से प्राण संकट में आ जाते हैं। मतलब सॉफ्ट है एकदम तरीके से, किसी भी व्याधि को सहन नहीं कर सकते। जो सॉफ्ट कॉर्नर के लोग होते हैं वो थोड़ा सा डांट तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट है। और माता कितने सॉफ्ट होती है, तो मृदु भाव, मतलब एक तरीके से दया वाले भाव, एकदम मतलब सौम्य भाव किससे मिलते हैं अपन को, माता जी से मिलते हैं, ठीक है। तो ये मात्रज भाव है। रसज भाव देखो, तो ये मतलब एक तरीके से ये चीज़ें पिताजी से मिलती हैं, ये चीज़ें मात्रज से मिलती हैं। रसज भाव, शरीरो उपचयो बलम वर्ण स्थित हनिश्चय रसजानी, कि शरीर के धातुओं की वृद्धि, शरीरो उपचयो, उपचय में देखो, उपचय, उपचय में दोनों चीज आ गई, क्षय भी और वृद्धि भी।
शरीर के धातुओं की वृद्धि, बलम बल, वर्ण यानी रंग, स्थिति तथा क्षय, क्षय क्योंकि उपचय में क्षय आ गया पहले मैंने बता दिया ना, शरीर के धातुओं की वृद्धि, बल, वर्ण, स्थिति तथा क्षय, ये सब भाव आहार रस द्वारा प्राप्त होते हैं। आहार रस, स्थिति हानि से रसाजानी, रसाजानी जो माता आहार सेवन करती है ना, कैसा भोजन ग्रहण कर रही है। अपन बोलते हैं ना कि भाई गर्भावस्था में कैसा भोजन खाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को भोजन की एक विशेष अवस्था होती है, ये भोजन खाना चाहिए, ये बच्चे के लिए अच्छा है, ये बच्चे के लिए बेकार है। तो क्यों क्यों करते हैं ऐसा? अगर आप मान लो कि अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का सेवन करोगे तो मतलब वृद्धि ठीक से नहीं होगी, बल नहीं मिलेगा, वर्ण कलर डिफॉर्मिटी आ जाएगी और उसकी स्थिति और क्षय भी हो सकता है। किस तरह की वृद्धि होगी, ये सब रसज भाव पे। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको खान पीन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रसज भाव कहने का मतलब है कि अगर जो माता भोजन करती है ना, उससे अपन को जो मिलता है ना, ये है बल, वर्णम, स्थिति, अनिश्चय, रसजानी। अब देखो आत्मज भाव, इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुखम दुखम आदि के चे आत्मा जानी। इंद्रियम ज्ञान, जो इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, आंखों का, ठीक है, जो इंद्रियां अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। विज्ञान, जो भी विज्ञान समझते हो ना, नॉलेज, आयु, सुख दुख, ऐसे सब भाव आत्मा से प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया आत्मज भाव कि वो बालक कितना टाइम जिंदा रहेगा, मतलब पूर्व कर्मों के आधार पर, पूर्व जन्म के आधार पर उसको इंद्रियां मिलेंगी, ठीक है, उसको ज्ञान मिलेगा, आयु मिलेगी, सुख मिलेंगे और दुख मिलेंगे। अपन बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा जन्म मिलेगा। ये आत्माज भाव है। और आपने पदार्थ विज्ञान में देखा होगा, जो सूक्ष्म शरीर होता है आत्मा का एक टाइप्स है, वो घूमता रहता है और एक अच्छा मतलब योनि को प्राप्त करता है, मतलब एक जीवन को प्राप्त करता है, और पिछले जन्मों के आधार पर उसको सुख दुख मिलता है। ये पदार्थ विज्ञान मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें बताया इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुखम दुखम, कि उस व्यक्ति को कितने सुख मिलेंगे जीवन में, कितने दुख मिलेंगे, ठीक है, कितनी नॉलेज मिलेगी, किस तरह का उसका जीवन व्यतीत होगा, वो सब पिछले कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है, वो पहले से ही फिक्स हो जाता है। तो आत्मज भाव ये आत्मा से मिलते हैं अपन को। अब है सत्वज, सत्वत भक्ति शीलम सोच द्वेष स्मृति मोह से त्याग मातृस्य शौर्य भयम क्रोध स्तन्य द्रोह उत्साह सत्व जानी। देखो ये चरक का श्लोक है, सुश्रुत का नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि सब अपन सुश्रुत के कर रहे थे, सब सुश्रुत के हैं, लेकिन ये श्लोक चरक का है, चरक शारीर का। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब सुश्रुत बात कर रहे थे ना, तो उसमें लिख दिया था, सत्व में जब लिख दिया था कि भाई आगे जाके बताएंगे, तो आगे अगले चैप्टर में बताया था, पर अगले चैप्टर का यहाँ पे लिखा नहीं, तो हमने इसका चरक का डाल दिया कि भक्ति शील सोच द्वेष स्मृति मोह त्याग मात्सर्य शौर्य भयम क्रोध तंद्रा उत्साह सत्वज भावों से उत्पन्न होते हैं। सत्वज कि किस तरह का, अब देखो सत्वज में किसका योगदान होता है? बालक का थोड़ी खुद का होता है, माता और पिता का, ये बात ध्यान रखना। अभी 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, अब देखो मैं बोल रहा था सत्वज, सत्वज मतलब कि सात्विक कैसा, जैसे कि माता का स्वभाव कैसा है, पिता का स्वभाव कैसा है, समझ रहे हो इस चीज को? कि जैसे कि बोलते हैं कोई तो क्रोध ज्यादा करता है, कोई गुस्सा ज्यादा करता है। देखो भक्ति, कोई किसी, जैसे कि माता भक्तिवान भक्तिशील है, जैसे पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाती है। शील यानी शांत स्वभाव, सोच यानी एक तरीके से उसकी सोच भी अच्छी है, स्वच्छता रखती है। द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करती है, द्वेष करती हो। तो ये सब माता या पिता, ये दोनों के गुण सात्यम होने पर, मिलने पर, उन दोनों का जो डोमिनेंट होना ना, वैसा बच्चा पैदा होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको अपना बच्चा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आप ये सारी चीज़ों त्याग दो। आपको देखो द्वेष करना छोड़ना पड़ेगा, आपको में त्याग भावना होनी चाहिए, भक्ति आप में होनी चाहिए, शील आपको शांत रहना पड़ेगा, आपके गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं बच्चे की वृद्धि पे। आप सोच रहे होंगे कि आपका जो व्यवहार है मेरे बच्चे पे कुछ नहीं होगा, मैं दारू पी रहा हूँ और मैं चिड़चिड़ा हूँ तो इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, बच्चे पे जाएगा, वो इनडायरेक्टली जाएगा। ये सत्वज से जाएगा, क्योंकि सत्वज का आपके जो बीज थे ना दोनों, स्पर्मटोजोआ और ओवम, दोनों में सत्वज रहता है और उसी के अनुसार उसकी वृद्धि होती है। तो ये गर्भ वृद्धि कर भाव है। तो आप किस तरीके से, आपकी मतलब बोलते ना कि माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है कि उसकी संतान किस तरह से होगी।
तो ये बात ध्यान रखने की बात है कि भक्ति शीलम सोच द्वेष स्मृति मोह त्याग मात्सर्य शौर्य भयम क्रोध तंद्रा उत्साह सत्वज भावों से उत्पन्न होते हैं। अब ये सत्वज भाव किससे मिलते हैं? माता और पिता से। अब है सात्मज्य भाव, वीरियम आरोग्यम बल वर्णो मेधा च सात्यम जानी। सुश्रुत का आ गया वापस से कि वीर यानी तेज शक्ति ओज, कि उसमें कितनी पावर रहेगी, कितनी इम्यूनिटी रहेगी, कितना ओज रहेगा, मतलब शक्तिशाली बनेगा या जिंदगी भर बीमारी रहेगा। एक तो बच्चा होता है कि वो बीमार रहता है कि जन्म से लेके वो गोलियां ही खाता रह रहा है कि डॉक्टर साहब इसको देखो शुरू से बचपन से ही जब से पैदा हुआ ना तब से ही गोलियां खा रहा है, डॉक्टर दवाइयों के सहारे जिंदा है। तो मतलब किसके ये वीर यानी तेज शक्ति ओज कितना मिलेगा उसको? आरोग्य भाई ठीक ठाक रहेगा या हमेशा दुखी रहेगा, या फिर मतलब आरोग्य मतलब एक तरीके से रोगग्रस्त रहेगा, या फिर आरोग्य में नहीं बिल्कुल ठीक रहेगा, कभी रोगी बनेगा ही नहीं। बल कितना रहेगा, वर्ण कैसा होगा, तथा मेधा यानी बुद्धिमान। ये भाव प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले उपयुक्त आहार विहार और सतत अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सतत अभ्यास, सतत अभ्यास मतलब कि ऐसे नहीं कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता को विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि सात्यम, सात्यम क्या होता है कि धीरे धीरे अभ्यास करने से जो चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए, जैसे कि आप रात में जगते हो, नॉर्मली कोई नहीं जगता लेकिन आपकी रात में ड्यूटी है, आपने धीरे धीरे 10 दिन आपको परेशानी आएगी कि यार नींद आ रही है नींद आ रही है, फिर आपने कंट्रोल किया 15 दिन 20 दिन, फिर आपको 1 साल हो गया ड्यूटी करते हुए, अब आपको सात्यम हो गया, रात में जगना आपको सात्यम हो गया। तो ये बोल रहा सर है। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज़ कट हो रही है। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? ओके, बता दिया करो मेरे को ना जब भी आवाज़, क्योंकि मैं रूम में था। बाहर क्या है कि थोड़े मच्छर ज़्यादा रहते हैं, इवनिंग के टाइम पे हो जाते हैं तो मच्छर आ जाते हैं लाइट को देख के। देखो मैं बोल रहा था सात्यमज भाव, सात्यमज ऐसा नहीं होता एक दिन में कि भाई ठीक है 15 दिन में हो गया। सात्यमज होता है सालों लग जाती हैं किसी चीज को आपको एक्सेप्टेबल करने के लिए, बॉडी को उसके लिए योग्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि वीर्य आरोग्यम बल वर्ण तथा मेधा, मेधा मैंने 2 बार लिख दिया। तो ये भाव प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले उपयुक्त आहार विहार और सतत अभ्यास, सतत अभ्यास यानी लगातार, ठीक है। मतलब आपको कंटिन्यूसली अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर कंटिन्यूसली नहीं करोगे आप, मान लो 5 महीने किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो वो सतत अभ्यास में नहीं होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो ये सात्यम मतलब लगातार सात्यम में करना पड़ेगा किसी चीज को आपको। अब बोलते ना कि मैं तो बचपन से ऐसा हूं, अब बचपन से ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको सात्यम में करो, आप कोशिश करो, टाइम दो उस चीज को, ऑटोमेटिक चेंज होगी। सात्यम में कर लो। बोलते ना कि मेरे तो बचपन में ऐसा था, बीमारी पैदा हुआ था, कोई बात नहीं, बचपन की बात है, लेकिन अब तुम अच्छा आहार विहार करो, अच्छे काम करो, योगा व्यायाम करो, दिनचर्या का पालन करो, आपके में वापस बल तेज शक्ति ओज आरोग्य वापस आ जाएगा। बचपन में ठीक है, मान लिया आपने किसी कारणवश से रोगग्रस्त हो गए थे, वहां पे उसने माता का सही ढंग से आहार विहार नहीं हुआ था, लेकिन आप बाद में भी अच्छा बन सकते हो, क्योंकि सात्यम से ले लो, सात्यम भाव अच्छा से कर लो एक तरीके से। ये सब जन्म के बाद में भी लागू होता है ये सात्यम भाव, ठीक है। इस प्रकार गर्भ की उत्पत्ति में या गर्भ की वृद्धि में उपयुक्त विभिन्न भावों का योगदान रहता है। इसी से इन भावों को गर्भ वृद्धिकर भाव कहते हैं। कहते हैं कहने का मीनिंग ये है कि ये 6 चीज है ना, छहों से गर्भ की विकास में योगदान रहता है, किस तरह का बच्चा पैदा होगा, ये सब 6 भाव मिलकर डिसाइड करते हैं। आपको इसको ऐसे समझना है। इस प्रकार मात्रज, मात्रज लिखा है मैंने ओनली यहाँ पे, ठीक है। तो पित्रज मात्रज रसज जितने भी थे ना 6 आदि भावों के समूह से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इन्हीं में से कोई भी भाव क्षीण अथवा विकृत होता है, गर्भ का विकास प्राकृत नहीं हो सकता। प्राकृत मतलब ठीक ठाक नहीं हो सकता, उसमें व्याधि उत्पन्न होगी। जैसे कि सत्वज उसका ठीक नहीं था, माता का सत्वज भी ठीक नहीं था, पिता का सत्वज नहीं था, तो व्यक्ति क्या होगा, गंदा रहेगा, उसमें त्याग की भावना नहीं रहेगी, मतलब द्वेष करेगा, क्रोध ज्यादा करेगा, हमेशा ओवर एक्साइटेड रहेगा, मतलब ये सारी चीजें सत्वज से हो गया। इधर देखो ये मात्रज, मान लो कि इन सब में कोई परेशानी होगी, नाभि हृदय इन मतलब कोई सी ऑर्गन में कोई डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो बोलते हैं ना कि दिल में छेद है, शुरू से ही दिल में छेद है, पहले के मतलब सही ढंग से फॉर्मेशन नहीं हुआ, लंग्स की प्रॉपर विकास नहीं हो पाया, ये सब मात्रज पित्रज ये सब आपको ध्यान रखना है। मतलब एक तरीके से ये 6 भाव मिलके व्यक्ति का निर्माण करते हैं, एक तरीके से गर्भ का निर्माण करते हैं। अब अगला पॉइंट है गर्भ पोषण।
गर्भ निर्माण के पश्चात मुख्य कार्य गर्भ का पोषण है। अब गर्भ हो गया, मतलब गर्भ बन गया, तो उसके बाद उसका पोषण करना जरूरी है। पोषण नहीं मिलेगा तो गर्भ सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको मतलब पोषण नहीं मिलेगा। किसी चीज को ग्रोथ करने के लिए, किसी चीज को बढ़ने के लिए पोषण चाहिए। अपना जीवन यहाँ तक पहुंचा है पोषण के आधार पर वजह, अपन भोजन खाना छोड़ दो 1 महीने तक, ठीक है, धीरे धीरे अपनी मतलब फैट जो जितनी भी ग्लूकोज जमा हुआ था उसका विघटन होगा, फिर फैट का होगा, फिर प्रोटीन का होगा, और सब कुछ जब बॉडी समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति डेड हो जाएगा। शुक्र शोणित का संयोग होने के उपरांत गर्भाशय में गर्भ का अग्रिम निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। शुक्र शोणित का संयोग मतलब युग्मनज बनने के बाद में उपरांत गर्भाशय में, गर्भाशय नहीं यूट्रस में गर्भ का अग्रिम मतलब आगे की विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि मातस्तु खलु रसवया नाड़या गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबंधता रस अयस्य मातुरहा रस वीर्य वीर्यम भी भवती तेनो तेनोप स्नेह उपस्य भी भरती भवती। सुश्रुत शारीर का श्लोक है, एक बार बुक में देख लेना, क्योंकि अशुद्धि हो सकती है लिखने में, लंत में, विसर्ग में। मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि श्लोकों को एक बार चेक कर लिया करो, कन्फर्म कर लिया करो श्लोकों को। तो माता के रसवे नाड़ी में गर्भ की नाड़ी लगी हुई होती है, कहने का मतलब कि जो प्लेसेंटा का जो कनेक्शन होता है ना, माता की रसवे नाड़ी में गर्भ की नाड़ी लगी रहती है, जो नाभि नाल जुड़ा रहता है ना प्लेसेंटा से बच्चे का, उसकी बात कर रहा है कि माता के रसवे नाड़ी से गर्भ की नाड़ी लगी हुई रहती है। वह नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य को गर्भ के लिए पहुंचाती है। कहने का मीनिंग ये है कि आहार रस को ग्रहण करती है, अच्छी चीजों को ग्रहण करती है और बच्चे तक पहुंचाती है। सुशील बोल रहा है कि ब्रेक हो रही है आवाज, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, कोई बोलेगा? आवाज क्लियर है या फिर परेशानी है? ओके, चलो बता दिया करो मेरे को ना। तो ये बोल रहे थे कि ये श्लोक का मीनिंग है मात्रस्तु खलु रसवय नाड़ी गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध। कहने के मात्रस्त खलु रसवय नाड़ी मतलब जो रसवय नाड़ी होती है, मतलब एक तरीके से जो प्लेसेंटा बनता है और अम्बिलिकल कोड होती है, गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध रसस्य मातृस्य आहार रस वीर्य होती तेनो उपनय स्नेहस्य भी व्यवर्तती। कि ये बोल रहा है, इसका मीनिंग समझो। यहाँ पे लिखा है कि माता के रसवय नाड़ी में गर्भ की नाड़ी लगी हुई थी, कहने का मतलब जो प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कोड है उसका जो कनेक्शन होता है ना, उसकी बात कर रहा है। वह नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य को गर्भ के लिए पहुंचाती है, मतलब जो पोषण प्राप्त करके, अच्छा भोजन प्राप्त करके वीर्य मतलब उसको फीटस है उसको पहुंचाती है। उसी उपनय से गर्भ की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखो, तेहो उपनय से गर्भ नहीं वर्तती, मतलब उसी उपनय से जो जो मतलब पोषण प्राप्त होता है ना, उसे अपरा से प्लेसेंटा से जो पोषण प्राप्त होता है, यहाँ पे लिया है इसने बोला उसको कि उसी उप स्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। कहने का मतलब कि पोषण प्राप्त करने का एक तरीका बताया है यहाँ पे कि गर्भ नाड़ी मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ को पोषण प्राप्त होता है, ये सुश्रुत ने बताया है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में सब पॉइंट है, गर्भ की मात्र परतंत्रता। कि भाई जो गर्भ है, ठीक है, जो मतलब फीटल है, जो मतलब जो माता के पेट में पल रहा है बच्चा, वो क्या है, परजीवी की तरह रहता है। परजीवी क्योंकि माता से ही काम करवाता है, सारे काम माता ही करती है, वो तो बस पोषण प्राप्त करता है। तो गर्भ की मात्र परतंत्रता, परतंत्र मतलब परजीवी की तरह रहता है एक तरीके से, जैसे कोई परजीवी होता है ना, उस तरीके से रहता है गर्भ। तो इसको बोल रहा है कि परतंत्र व्रतते गर्भस्य निषेकात प्रवृत्ति गर्भस्यो उपनिषो या स्वेदो वर्तनम। देखो, गर्भस्यो स्नेहो उपस्वेदो वर्तनम, परतंत्र प्रवृत्ति का आदान काल से ही नहीं, गर्भाशय के उपस्नेह एवं उपस्वेद एवं उपनय से गर्भ का जीवन निर्वाह होता है। अभी इसको समझो, बहुत डीप बात है। जैसे कोई परजीवी होता है, परजीवी क्या करता है, कुछ नहीं करता, बस सीधा डायरेक्ट पोषण प्राप्त करता है। अब जो फीटस है, मतलब एक तरीके से जो गर्भ है, वो भी तो डायरेक्ट पोषण प्राप्त कर रहा है, वो काम थोड़ी कर रहा है। माता सारे काम कर रही है, माता भोजन को पचा रही है, बस वो तो बस सीधा अवशोषित कर रहा है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से, जो अपन ने यहाँ पे बताया था। तो यही बोल रहा है कि गर्भ की मात्र परतंत्रता को समझाइए कि जो फीटस है, गर्भ है, ठीक है, वो क्या करता है, माता में परजीवी की तरह रहता है। परतंत्र प्रवृत्ति गर्भ के आधान काल से ही, मतलब नहीं, गर्भाशय के उपनिषद में उपसवेद व उपनयस से गर्भ का जीवन निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि देखो, ये बताया ना, यहाँ पे बताया था तेपो उपनिषद से गर्भ निर्वर्तती, कि उसी उपनिषद से गर्भ की वृद्धि होता है। तो ये बोल रहा है कि परतंत्रति गर्भ का आधान काल से ही नहीं, गर्भाशय के उपनयस उपसवेद
से गर्भ का जीवन निर्वाह होता है। अब ये क्या है, उपस्वेद और उपनिषेध। अब समझो, उपस्वेद मतलब एक तरीके से जो रस होता है ना, शुरुआत में युग्मनज बना, जैसे जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद देखो थोड़ा सा मैं मॉडर्न के हिसाब से बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। जाइगोट बन गया, अभी देखो इसमें मोरुला ब्लास्टुला ये स्टेज आ जाती है, फिर अंकुरे बनते हैं, बिलाई बनते हैं, ताकि वो गर्भाशय में फिट हो सके। तो जो अंकुर और बिलाई बनने से पहले पहले, उससे पहले की अवस्था में जो पोषण प्राप्त होता है गर्भ को, जो फीटल को, वो क्या है, उपस्वेद और उपस्नेह। उपस्वेद क्या होते हैं, वाष्प, आर्द्रता मतलब गीलापन, ऊष्मा, उसकी सहायता से रिस रिस कर पोषक पदार्थ आता है, उसको बोलते हैं उपस्नेह। समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट है इस चीज में कि जैसे कि देखो युग्मनज बना, जाइगोट बन गया, ठीक है, उसके बाद में मोरुला ब्लास्टुला गैस्टुला, ये 3 अवस्थाएं आती हैं। 3 अवस्था तक जो गर्भ को पोषण प्राप्त होता है उस मार्ग में, वो क्या होता है, उपस्वेद और उपस्नेह के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा है जब तक अपरा और नाभि नाड़ी नहीं बनी, अपरा और नाभि नाड़ी से युक्त नहीं गर्भ। कहने का मतलब ये है कि जब तक अपरा और नाड़ी नहीं बनी है, उसका जो कनेक्शन नहीं बना, उससे पहले जो पोषण प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से होता है, उपस्वेद और उपस्नेह के माध्यम से। उपस्वेद मतलब एक तरीके से ऊष्मा, वाष्प, आर्द्रता, गीलापन, और उपस्नेह मतलब एक तरीके से स्नेहता, पोषण, पोषक पदार्थ, स्नेह यानी पोषक पदार्थ, इनका सेवन करके गर्भ की वृद्धि होती है। आचार्य चरक ने कहा है कि गर्भ वाली स्त्री का षड रस युक्त आहार से बना पोषक रस तीन भागों में विभक्त हो जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उसने कोई भी भोजन खाया, कोई भी भोजन खाया, वो दिन में कुछ भी खा रही हो, अच्छा भोजन ही खाएगी, ठीक है, गर्भवती स्त्री तो सब ध्यान रखते हैं, तो वो क्या करते, 3 भागों में बढ़ जाता है, उसका जो भोजन है ना 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग तो क्या करता है, गर्भिणी अपने शरीर की पुष्टि करती है, क्योंकि वो खुद काम कर रही है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको, ठीक है, काम, घर के काम भी होते हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, अपनी सेल्स भी काम कर रही है, उसके उसका खुद का सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं वो काम करते हैं। तो एक भाग जितना ही भोजन करेंगे ना, उसका एक भाग तो खुद की शरीर की पुष्टि करेगा, दूसरा भाग स्तन निर्माण, क्षीर यानी दूध, जो मतलब ब्रेस्ट में दूध निर्माण का काम करेगा, जो मतलब एक भाग तो क्या करेगा, गर्भिणी शरीर की पुष्टि करेगा, दूसरा भाग क्या करेगा, दूध का निर्माण करेगा। अब तभी तो आपने देखा होगा गर्भवती स्त्री के ब्रेस्ट में भार बढ़ने लग जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, जब गर्भवती स्त्री होती है तो मतलब जो ब्रेस्ट है जो ना, उनमें मिल्क श्रावण होने लग जाता है, क्योंकि मिल्क की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरे भाग में देखो गर्भ का पोषण, और तीसरा भाग था, मतलब अपन ने, कहने का मतलब है कि ऐसे समझो कि माता एक दिन में माता 3 रोटी खाती है, समझो, एक रोटी से खुद के शरीर की पुष्टि करेगी, दूसरे रोटी से दूध बनेगा, और तीसरी रोटी से गर्भ का पोषण होगा। इस तरीके से 3 भागों में उसका आहार रस बढ़ जाता है। अब देखो गर्भ का पोषण प्रारंभ में डिंब भावनीगत उपस्नेह से होता है, कि गर्भ का पोषण, देखो ये यही बात बोल रहा है, समझो इस चीज को, कि गर्भ का पोषण प्रारंभ में डिंब वाहिनीगत उपस्नेह से होता है। कि डिंब वाहिनीगत मतलब फैलोपियन ट्यूब में जो आती है ना, मतलब एक तरीके से युग्मनज बना, वो आया, तो उपस्नेह से एक तरीके से जो वहां पे जो पोषक पदार्थ है उनसे होता है। गर्भाशय में प्रवेश के पश्चात उसका पोषण जरायुजु अंकुरों की सहायता से होता है। अब गर्भाशय में पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच गया, तो वो विलाई बन जाते हैं, क्योंकि वो गर्भाशय में उसको फंसा के रोकते हैं, तो उस विलाई की सहायता से होता है। उसके बाद में यह अवस्था 6 सप्ताह तक चलती है, 6 अवस्था मतलब 1.5 मंथ तक, 6 सप्ताह यानी 1.5 मंथ, यह अवस्था 6 सप्ताह तक चलती है, तो मतलब 1.5 मंथ तक तो वो विलाई की सहायता से, अंकुरों की सहायता से पोषण प्राप्त करेगा। फिर उसके पश्चात अपरा निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद में अपरा प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। लगभग 3 माह में अपरा और नाभि नाड़ी निर्माण पूर्ण हो जाता है, 3 माह मतलब 1.5 महीने लग जाते हैं उसको पूर्णतः विकसित होने में। इसके बाद गर्भ का पोषण अपरा और नाभि नाड़ी की सहायता से होने लगता है। इसी को गर्भ की परतंत्र प्रवृत्ति या मातृ परतंत्रता कहते हैं। कहने का मतलब है कि पूर्णतः माता पर डिपेंड है बच्चा, अगर माता में कोई डिफॉर्मिटी पैदा होगी तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा, परजीवी की तरह रहता है। अगर माता कोई टॉक्सिक पदार्थ ले रही है तो बच्चा भी टॉक्सिक पदार्थ ग्रहण करेगा, माता कोई अच्छा पदार्थ ग्रहण कर रही है तो बच्चा भी अच्छा पदार्थ ग्रहण करेगा, क्योंकि परजीवी है, आप जैसा सेवन करोगे वो परजीवी को वैसा ही मिलेगा। तो ये बोलते हैं, इसी को गर्भ की परतंत्र प्रवृत्ति या मातृ परतंत्रता कहते हैं। ये आता कभी कभी जब पेपर डिफिकल्ट बनता है ना, तब आता है क्वेश्चन। अब है गर्भ के अंगों की उत्पत्ति। गर्भ से यकृत पिलियो नो शोणितो जो शोणितम फेन प्रभव फुसफुस शोणितम किट प्रसव उंडक है। सुश्रुत शारीर का श्लोक है ये, कि गर्भ के यकृत में पिलिया रक्त से बनते हैं, ठीक है, जो गर्भ का जो यकृत बन रहा है ना, और पिलिया, यकृत यानी जानते हो ना लीवर होता है, पिलिया यानी स्प्लीन होता है। गर्भ के लीवर और स्प्लीन रक्त से बनते हैं, फुसफुस रक्त के फेन से,
और जो लंग्स है ना वो रक्त के फेन से बनते हैं, झाग, फेन यानी झाग, रक्त का जो झाग होता है ना उससे लंग्स बनते हैं। और एवं उंडक रक्त के मल से उत्पन्न, उंडक यानी सीकम, जो अपनी लार्ज इंस्टाइन है ना बड़ी आंत, उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सीकम किससे बनता है? रक्त के मल से उत्पन्न होता है। ये गर्भ के अंगों की उत्पत्ति में एक श्लोक है इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने मेंशन किया। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अब आप बोलोगे इसमें एक पॉइंट ये मिस हो गया, ये कौन सी? अपरा निर्माण और नाभि नाड़ी निर्माण। अपरा निर्माण और नाभि नाड़ी निर्माण में आप ये लिख सकते हो, गर्भ का पोषण प्रारंभ में डी भावनिगत उपस्थिति से होता है, गर्भाशय प्रवेश के पश्चात उसका पोषण जरायुज अंगों की सहायता से होता है। ये अवस्था 6 सप्ताह तक चलती है, उसके पश्चात अपरा निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लगभग 3 माह में अपरा और नाभि नाड़ी निर्माण पूर्ण होता है। इसके बाद गर्भ का पोषण अपरा और नाभि नाड़ी की सहायता से होने लगता है। आयुर्वेदा में इतना ही है ये इसके बारे में, ये सब मॉडर्न में है। और मॉडर्न में अच्छी तरह प्लेसेंटा निर्माण, फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, अगर टीचर अच्छा मिला तो आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है पूरा, बड़ी मुश्किल से चैप्टर पूरा। अब मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि आधा कोर्स हो गया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सबसे बड़ा था और थर्ड चैप्टर सबसे बड़ा है। और इसके बाद में एक चैप्टर और आएगा 12वां चैप्टर, मर्म शारीर। बाकी सब चैप्टर एक एक दिन के हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को टाइम दिया। ये चैप्टर हो जाता है पूरा। अब दोबारा से ज्वाइन हो जाना है ताकि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। या फिर